हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत 2 के पार्ट 2 वीडियो में, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे तुगलक डिनास्टी के बारे में। और ये तुगलक डिनास्टी हम जो पार्ट 1 वीडियो थे वहां पे खालची डिनास्टी के बारे में डिस्कशन किए थे। तो अब उसमें हम तुगलक के बारे में जो पढ़े थे, तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक की एक्सपेरिमेंट क्या थी, अग्रेरियन रिफॉर्म और नोबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और डिक्लाइन ऑफ एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, किस तरह से डिक्लाइन हुआ दिल्ली सुल्तानेट, फिर फिरोज शाह तुगलक कैसे आए और उसके सक्सेसर कैसे काम कर रहे थे, उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था खिलजी डिनास्टी में, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद क्या हुआ कि उनके जो बेटे थे, उनके बेटे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत ही इतना पावरफुल नहीं थे। तो उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उनको किल करके, उनको मार के वहाँ पे अपना राज जमाने की कोशिश की, थ्रोन पे बैठने की कोशिश की। तो बैठने के बाद गियासुद्दीन तुगलक थ्रोन असेंड करने के बाद वो बन गए, वो एक अलग ही डिनास्टी का शुरुआत हो गई वहाँ पे, और उसको बोला गया तुगलक डिनास्टी। तुगलक डिनास्टी लगभग चला 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, इसलिए गियासुद्दीन तुगलक को फाउंडर ऑफ द तुगलक डिनास्टी बोला जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने ओनली 4 साल राज कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्यों उन्होंने 4 साल सिर्फ राज किया। उनका रियल नाम था गाजी मलिक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने फाउंडेड किया डिनास्टी आफ्टर किलिंग खुजरू खान इन 1320। खुजरू खान को वो मार के, उनका जो लास्ट सक्सेसर थे खिलजी डिनास्टी का, उनको मार के वो थ्रोन को असेंड किए। वो उन्होंने, उनका जो सॉन था जुना खान, उनका सॉन का नाम था जुना खान, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जाने जाते हैं। वो वारंगल के इग्नेस्ट में फाइट करने के लिए उनको भेजते हैं। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक ने डिफीट करते हैं प्रतापरुद्र। ठीक है, सॉरी, गियासुद्दीन तुगलक नहीं, जुना खान, जो उनके बेटे थे, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक बने। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइटल के नाम पे, मतलब वो नाम पे जाने जाते हैं। उन्होंने प्रतापरुद्र को डिफीट किया, और वारंगल में प्रतापरुद्र रूल कर रहे थे। तो उसके साथ बहुत सारे मतलब वहाँ पे जितने सारे टेम्पल्स वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह, कॉइन्स वगैरह सब लेके रिटर्न किए दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में, नियर दिल्ली, तुगलकाबाद एक जगह है दिल्ली के आसपास, वहाँ पे एक फाउंडेशन डाले। ठीक है, लेट द फाउंडेशन फॉर तुगलकाबाद नियर दिल्ली, एक तुगलकाबाद के नाम का एक सिटी का फाउंडेशन किया उन्होंने। वो उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट भी बनाया था। दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रफ सैंडस्टोन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोपी वॉल्स। ये जो तुगलकाबाद फोर्ट है, ये कुछ रफ सैंडस्टोन से बना जाता है, और वहाँ पे कुछ स्लोपी जो वॉल होता है वो स्लोपी होता है। ठीक है, ताकि कोई ठीक से चढ़कर यहाँ पे ना आ पाए, उनको जो प्रोटेक्शन। एक्चुअली तभी फोर्ट क्यों बना जाता था, जो बाहर से अटैक होता था उस अटैक को रेजिस्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक एकमात्र सुल्तान थे जो कि फास्ट सुल्तान थे दिल्ली सुल्तानेट की, उन्होंने इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, और गियासुद्दीन ने डाई किया, कैसे उनकी डेथ हुई, बाय द कोलैप्स ऑफ ए पाविलियन की कोलैप्स हुई थी, जिसके वजह से गियासुद्दीन की मौत हो गई थी। बिफोर हिज डेथ ही हैड बिल्ट हिज ओन मौसोलियम, जिसको टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक के हिसाब से जाना जाता है। इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल डोम इन इंडिया। ये एक मार्बल डोम है, ये फर्स्ट मार्बल डोम है इंडिया की, और बनने से पहले वो इसको बनाए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। वो कैसे आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक उन्होंने राज करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? उलुग खान, जिनको हम जुना खान के नाम पे जानते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने फादर को मार के, ये जो पाविलियन का कोलैप्स होने के बाद गियासुद्दीन की मौत होती है,
कई इतने हिस्टोरियंस होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि एक्चुअली ये उनकी कंस्पिरेसी थी उनकी बेटे की, जिसके वजह से घियासुद्दीन की मौत होती है। ठीक है, तो इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने अपने पापा को मार लिया, फादर को किल कर दिया और उसके बाद थ्रोन पे असेंड कर लिए विथ द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद उनका नाम खुद का टाइटल दे दिया मोहम्मद बिन तुगलक 1324 में। Best remembered as a ruler who undertook a number of bold experiments and showed keen interest in agriculture। तो ये एक इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने राज्य कार्य में, अपने कोर्स में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट में फेल्ड हो गए वो, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो धीरे धीरे अपने जो दिल्ली सल्तनत है उसको डिक्लाइन की तरफ ले रहे थे। हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ वो डिक्लाइन होते जा रहा था उनका सल्तनत। तो कैसे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। He was deeply read in religion and philosophy and had a critical and open mind, very tolerant in religious matter। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये बहुत ही टॉलरेंट थे रिलीजियस मैटर में। वो हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे, हर एक रिलीजन के लिए काम करते थे और रिलीजन फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, ही कन्वर्स्ड विथ मुस्लिम मिस्टिक्स, हिंदू योगीज एंड जैन सेंट्स। ठीक है, मतलब वो हर एक रिलीजन जैसे कि मुस्लिम मिस्टिक हो गए, हिंदू योगी हो गए और जैन सेंट हो गए जिनका नाम था जिनप्रभा सूरी, उन सभी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे हर एक चीज़ के बारे में। ही गेव हाई ऑफिसर्स टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहे थे जब उनकी पीरियड चल रहा था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पिछले वाले जितने सारे सुल्तान हैं वो क्या कर रहे थे, उनके हिसाब मतलब जितने सारे नोबिलिटी होते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको अपने ऑफिसेस में काम देते थे। और डिफरेंट डिफरेंट नोबल फैमिली, जमींदार्स वगैरह हो गया, तो उसी तरह के लोगों को वो अपने राज्य कार्य में शामिल करते थे। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन तुगलक आ गए वो मेरिट बेसिस में हाई ऑफिसेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किए अपने ऑफिसेस में, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे बिलोंग टू नोबल फैमिलीज और नॉट। वो नोबल फैमिलीज में हो या फिर ना हो, जो मेरिट में होते हैं उनको दे देते थे वो हाई ऑफिसेस में। बट ही वॉज टू हैस्टी एंड इम्पेशेंट, दैट्स वाई सो मेनी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड एंड हैज बीन डॉब्ड एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। वो बहुत इम्पेशेंट थे और बहुत हास्टी भी थे। हास्टी का मतलब क्या होता है, मतलब उनको हर एक चीज़ का जल्दबाजी होता था। मतलब एक चीज़ उनको अगर डिसाइड कर लिया तो बहुत जितने जल्दी हो सके उसको उसकी रिजल्ट वो चाहने लगते थे। तो इसी वजह से ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल्ड होते गए धीरे धीरे, और इसी वजह से उनको ये कहा गया इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। मतलब जितने जो भी आइडियलिज्म है उनके दिमाग में वो बहुत ईल था। ईल मतलब बहुत पुअर था और इतना स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके वजह से मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कंट्रीज। वो इजिप्ट, चाइना एंड ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे थे। उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो थे इसामी, बारानी, इब्न बटूटा वेर अनेबल टू पोर्ट्रे करेक्ट पिक्चर अबाउट हिज पर्सनालिटी। वो इतना पर्सनालिटी इतना कन्फ्यूजिंग था उनका कि आज कुछ डिसाइड करते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको पलट देते थे। तो इसी वजह से ना ये जो उनके कोर्ट में जो राइटर्स थे उनके टाइम पे वो थोड़ा उनके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उनका धीरे धीरे एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, कौन कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, कि दिल्ली से उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया था देवगिरी तक अपने कैपिटल को। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो क्यों फेल हुआ, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक सून आफ्टर हिज असेसन ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। जब वो आसेसन करते हैं अपने थ्रोन पे बैठते हैं, राज्यभार संभालते हैं, उसके बाद तुरंत बाद वो क्या किए, दिल्ली से देवगिरी को ट्रांसफ़र कर दिया अपने कैपिटल। देवगिरी हैड बीन ए बेस फॉर एक्सपांसन ऑफ तुर्किश रूल इन साउथ इंडिया। ये क्या हुआ, ये जो देवगिरी था, ये जो तुर्किश एक्सपांसन हो रहा था, मंगोल्स आ रहे थे, तुर्किश एक्सपांसन हो रहा था साउथ इंडिया में, यहाँ पे देवगिरी पे, तो इसको बेस बोला जाता है तुर्किश एक्सपेंशन को। तो मोहम्मद हिमसेल्फ हैज स्पेंट ए नंबर ऑफ ईयर्स देयर एज ए प्रिंस। जब घियासुद्दीन तुगलक रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पे जूना खान जो थे
वो वहाँ पे बहुत देर तक प्रिंस के हिसाब से रह रहे थे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप अगर कोई भी जगह पे बहुत देर तक रह जाते हो, 5 साल 10 साल, तो क्या होता है, उस जगह पे आप फ़ैमिलियर हो जाते हो, वो उस जगह आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। तो इसी वजह से वो देवगिरी को बहुत पसंद करने लगते थे। सुल्तान वांटेड टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने देवगिरी को सेकंड कैपिटल के हिसाब से मानने के लिए तैयार हो गए। हेंस ही ऑर्डर्ड मेनी ऑफ द ऑफिसर्स एंड देयर फॉलोअर्स, जितने सारे फॉलोअर्स थे और बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनके कोर्ट में, तो उन सभी को उन्होंने बोला कि आप चले आओ देवगिरी, ठीक है। और जितने सारे लीडिंग मैन थे इंक्लूडिंग मेनी सूफी सेंट्स भी उसके साथ दिल्ली से देवगिरी को शिफ्ट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और जो देवगिरी था उसको उन्होंने रीनेम कर दिया दौलताबाद में, ठीक है। अब तक समझ में आ गया आप लोगों को। नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू शिफ्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो उनका जो मेन प्रॉब्लम था, तो उन्होंने दिल्ली में जितने सारे उनके ऑफिसर्स थे, जितने सारे नोबल्स थे, फॉलोअर्स थे, लीडिंग मैन थे, लीडिंग मैन मतलब क्या, जितने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, इन्फ्लुएंस्ड वाला लोग होते हैं, रिच मैन होते हैं, उन सभी को, और सुफिसेंट्स, उन सभी को उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन जो जनता थी, आम आदमी थी, उनको उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे दिल्ली में कोई भी प्रिंस नहीं थे, रूल करने के लिए कोई भी नहीं थे। तो क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक हैड बिल्ट ए रोड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए दिल्ली से दौलताबाद एक रोड बनाया, जिसका डिस्टेंस था 1500 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद का डिस्टेंस था 1500 किलोमीटर। और बीच बीच में रेस्ट हाउस भी उन्होंने सेटअप किया था कि ट्रैवलर्स को हेल्प मिल जाए, बीच बीच में अगर कोई चाहे तो रेस्ट कर सकता है। धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स मोहम्मद डिसाइडेड टू अबैंडन दौलताबाद। तो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था दौलताबाद को अपने कैपिटल बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि दिल्ली में जो लोग थे वो धीरे धीरे जब आ रहे थे 100 किलोमीटर, तभी तो बस नहीं था, ट्रक नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधा नहीं था। जो भी आम आदमी आएंगे पैदल चल के आएंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग मरने लगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप होने लगी, क्योंकि 1500 किलोमीटर जाने आने में बहुत देर हो जाती है, और तभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो तुरंत पहुंचा नहीं जा सकता। और उसके बाद ये होता था कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई, पॉपुलेशन ख़त्म होने लगे। और धीरे धीरे दिल्ली में रहते हुए जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा था नॉर्थ इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें भी घटती हुई नज़र आ रही थी। तो इसी वजह से ना उन्होंने डिसाइड किया दौलताबाद को छोड़ना पड़ेगा अब, बिकॉज ही सोन फाउंड दैट जस्ट आज ही कुड नॉट कंट्रोल साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली। उनको लगा, धीरे धीरे उनको ये एहसास हुआ कि जैसे वो दिल्ली से बैठ के साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरह से वो दौलताबाद में बैठ के नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उन्होंने दौलताबाद को अबेंडन करने की सोचा। तो उसके बाद क्यों ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड हुआ, इट वॉज टू फार फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। दौलताबाद बहुत नॉर्दर्न इंडिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पे था, और सुल्तान कुड नॉट कीप ए वॉच ऑन द वेस्टर्न फ्रंटायर। वेस्टर्न में जो भी ट्रेडिंग हो रहा था उस पर नज़र नहीं दे पा रहे थे ठीक से। एवरीवन इंक्लूडिंग नोबल्स पॉपुलेशन हैड टू सफ़र हार्डशिप ऑफ समर एंड लॉन्ग डिस्टेंस। समर में इतने धूप में वो पैदल चल के जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी, बहुत सारे तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो इसी वजह से उनको ये सब चीज़ों को झेलना पड़ा, बहुत सारे लोग मर गए, और उसके बाद अपोज्ड भी हुआ, ठीक है। दो जो अपोज्ड, जिनके जो जो लोग अपोज कर रहे थे उनको वो सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। ही रिटर्न टू दिल्ली एंड वंस अगेन इट वाज मेड द कैपिटल। तो उसके बाद वो अगेन दिल्ली को रिटर्न कर रहा है और उसको अपने कैपिटल फिर से बनाया। तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया, ठीक है। दो अटेम्प्ट टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल फेल्ड, द एक्सोडस डिड हैव ए नंबर ऑफ लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स। एक्सपेरिमेंट तो फेल्ड हुआ, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुआ। क्या, इट हेल्प ब्रिंगिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया क्लोज टुगेदर बाय इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। इसी वजह से जो रोड बना एक बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई इसी वजह से। मैनी पीपल इंक्लूडिंग रिलीजियस डिवाइन सेटल डाउन इन दौलताबाद। बहुत सारे जो दिल्ली में सूफी सेंट ट्रांसफ़र होके दौलताबाद आए थे, इसके वजह से दौलताबाद में भी जो क्या हुआ, रिलीजियस कल्चर्स, रिलीजन्स, ये सब का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि नॉर्थ का जो रिलीजन्स है वो थोड़ा साउथ में आकर मर्ज होने लगा। तो इसके वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी भी
स्टार्ट हो गई। फिर दे बिकेम द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द डेकन द कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज विच थॉक्स हैड ब्रॉट देम विद देम टू नॉर्थ इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया को जो थॉट्स लेकर आए थे अपने रिलीजियस और सोशल आइडियाज, वो सब धीरे धीरे साउथ इंडिया में घुसने लगा, मतलब साउथ इंडिया में अडोप्ट होने लगा। दिस रिजल्टेड इन ए न्यू प्रोसेस ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इसके वजह से नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच एक अलग तरह की सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन देखने को मिला। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे जो कन्फाइंड होकर रह रहा था एक कल्चर और सोसाइटी, वो सब उसका आइडिया, उसकी कल्चर, सोसाइटी, कस्टम, वो सब और एक जगह को ट्रांसफ़र होने लगा। ठीक है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ एक्सपेरिमेंट 1 के दौरान। साउदर्न किंगडम सॉ दिस आज साइन ऑफ वीकनेस ऑफ सुल्तान। इसके वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि साउदर्न किंगडम में जितने सारे राजा वगैरह थे, रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने देखा सुल्तान की वीकनेस क्या थी। सून आफ्टर बहामनी एंड विजयनगर किंगडम इन डेक्कन डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। सॉरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस शायद इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बहामनी किंगडम और विजयनगर किंगडम जो थे वो धीरे धीरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 आया। एक्सपेरिमेंट 1 क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। एक्सपेरिमेंट 2 क्या था? टोकन करेंसी। अनदर स्टेप टेकन बाय मोहम्मद वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन किया। टोकन करेंसी इंट्रोडक्शन से पहले जो कुबलाई खान थे चाइना की और मंगोल रूलर थे ईरान की, गाजन खान, उन्होंने सक्सेसफुली टोकन करेंसी को इम्प्लीमेंट कर लिया था, एक्सपेरिमेंट कर लिया था, जो जिसको देख के मोहम्मद भी सोचने लगे कि मुझे भी ये करना है और मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगी। तो इसी वजह से उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रोंज कॉइन की। उन्होंने ये जो दोनों थे कुबलाई खान एंड मंगोल के रूलर ऑफ ईरान गाजन खान, उन्होंने सिल्वर कॉइन की टोकन करेंसी स्टार्ट की थी, लेकिन ये उन्होंने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ब्रोंज करेंसी की टोकन कॉइन से स्टार्ट कर दी, व्हिच वाज हाफ टू द सेम वैल्यू, लेकिन ये सिल्वर टंका के लगभग ही था। ठीक है, उसके बाद कुबलाई खान पेपर मनी को इशूड किया चाइना में। सुल्तान भी वो सब चीज़ों करने के बारे में सोचे, कॉपी किए उन्होंने उनको। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्जिंग। इसका एक्सपेरिमेंट फेल्ड होने की क्या रीजन था? क्योंकि ये जो टोकन कॉइन हो गया और ये जो पेपर मनी हो गया, इसके वजह से पीपल फॉर्जिंग करना शुरू कर दिए। फॉर्जिंग मतलब डुप्लीकेट मनी बनाना। आजकल भी होता है, आप लोगों को पता है, डुप्लीकेट मनी बहुत सारे काला बाजार, काला धन के हिसाब से प्रचलित होता है कभी कभी, और जब पकड़ा जाता है तो जेल वगैरह होता है। तो वहाँ भी तब भी ये सब होता है, फर्जिंग होता था न्यू कॉइन की। और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या किया, फॉर्जिंग होने के साथ मार्केट की डिवैल्यूड होना शुरू हो गया, जिसके वजह से मोहम्मद को डिसाइड करना पड़ा टोकन करेंसी को विड्रॉ करने की। तो उन्होंने इसको विड्रॉ किया और सिल्वर ब्रोंज कॉइन की जगह जगह उनको सिल्वर टोकन करेंसी को चलाने के लिए वो मजबूर हो गए। और धीरे धीरे सिल्वर कॉइन जब आ गया तो ट्रेजरी एकदम कंप्लीट फिनिश हो गया, मतलब एम्प्टी हो गया। तो इसके साथ उनका जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी इंट्रोडक्शन करने की, वो भी गलत साबित हुआ। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट गलत होने के वजह से, फेल्ड होने के वजह से प्रेस्टीज और सुल्तान की जो प्रेस्टीज थी, सोवरेन थी, उसके ऊपर अफेक्ट होना शुरू हो गया। एंड ऑल्सो मीन वेस्टेज ऑफ मनी। मनी भी बहुत सारी वेस्टेज हो गया इसके वजह से, क्योंकि टोकन करेंसी छपाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे। फिर जो दौलताबाद वो गए, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए, वो रोड बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। तो ये सब चीज़ों की वजह से, लेकिन टू क्विकली गवर्नमेंट क्विकली रिकवर्ड। धीरे धीरे गवर्नमेंट रिकवर किया। कैसे रिकवर किया हम आगे पढ़ेंगे। द मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बटूटा। इसको याद रखना है आपको। ये जो इब्न बटूटा किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और ये थे मोरक्कन ट्रैवलर। ठीक है, ये दिल्ली पे आए थे 1333 में। एंड उन्होंने कुछ कुन्नट्स यानी हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट के कुछ हार्मफुल इफेक्ट उनको नहीं दिखा। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन द मंगोल अंडर लीडर तारमासरिन
ब्रस्ट इनटू सिंध एंड रीच्ड अप टू मेरठ। मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहे थे, उनके ईयरली ईयर्स में मंगोल एक लीडर थे जिनका नाम था तारमासिन। उन्होंने सिंध को आक्रमण किया और धीरे धीरे रीच किया मेरठ तक, जो कि मेरठ है 65 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। मोहम्मद मंगल को डिफीट किया एक बैटल में नियर झेलम एंड कालानूर को ऑक्युपाई किया और उसके बाद धीरे धीरे उनका राज एक्सटेंड किया इंडस तक अप टू पेशावर। ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देवगिरी, देवगिरी से रिटर्न करने के बाद सुल्तान ने एक लार्ज आर्मी को रिक्रूट किया इन ऑर्डर टू ऑक्युपाई गजनी एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और गजनी को ऑक्युपाई करने के लिए उन्होंने एक लार्ज आर्मी को रिक्रूट किया। बारानिकी अकॉर्डिंगली हिज ऑब्जेक्ट वाज टू ऑक्युपाई खुरासान एंड इराक। ये एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने सोचा कि इंडिया से बाहर हम किसी भी देश को जाकर ऑक्युपाई करेंगे। मतलब जितने सारे सुल्तान के बारे में हमने पढ़े, वो सब इंडिया के अंदर अपने राज जमाना चाहते थे, इंडिया के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे खासे से चलाना चाहते थे। वो बाहर की कंट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक एक ही मात्र सुल्तान थे जो कि इंडिया से भी, इंडिया के आसपास जितने सारे कंट्री है, गजनी, अफगानिस्तान, खुरासान, इराक, ये सब की एरिया के ऊपर भी उनका नज़र था, उनको राज करना चाहते थे वो। तो अब हम देखेंगे उनका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, टैक्सेशन इन दोआब। दोआब रीजन में किस तरह से वो टैक्सेशन की, उसके साथ उनका अग्रेरियन रिफॉर्म भी और नोबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके साथ ये जो एक्सपेरिमेंट 3 के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोआब में किस तरह की टैक्सेशन हुआ, देखिए ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट था, जो दौलताबाद को ट्रांसफ़र किया और उसके बाद टोकन करेंसी, इसमें बहुत सारे उनके पैसे खर्च हो गए थे, मनी ट्रेजर से एम्प्टी हो गया था और इसको रिकवर करने के लिए उन्होंने दोआब में टैक्सेशन की शुरुआत की, एक्सपेरिमेंट 3 जिसको बोला जाता है। मोहम्मद डिड नॉट बिलीव इन अलाउद्दीन खिलजी पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू रिड्यूस द खूट्स एंड मुकदमस हेडमैन इन द विलेज टू द पोजीशन ऑफ ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स। तो उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी जब थे तो उन्होंने खूट्स एंड मुकद्दम्स जो थे, जिनको विलेज का हेडमैन कहा जाता था, विलेज का हेडमैन जो थे खूट्स एंड मुकद्दम्स, उनके ऊपर भी रेवेन्यू लगा देते थे, मतलब वो भी टैक्स देते थे। इसके वजह से ये जो खूट्स एंड मुकद्दम्स थे वो बहुत पुअर हो गए थे। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जो उस वीडियो को देखना चाहते थे मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी नीचे, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो क्या कर रहे थे, मोहम्मद जो अलाउद्दीन जो खिलजी थे बहुत सारे टैक्स लेते थे और जितने प्रोड्यूस होता था उसका 50% टैक्स लेते थे और जो विलेज हेडमैन थे उनको भी वो नहीं छोड़ रहे थे, जिसके वजह से क्या हो रहा था, हेडमैन भी धीरे धीरे पुअर होते जा रहे थे और उनकी जो वाइफ्स थी वो जाकर मुस्लिम के घर में काम कर रही थी। मुस्लिम मतलब जो राज परिवार की होते थे, नोबिलिटी, क्योंकि नोबिलिटी में वही उनकी मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको रखा जाता था और जो नोबिलिटी से बिलोंग करते थे उनको रखा जाता था और जितने सारे नोबिलिटी होते थे वो भी तुर्क्स होते थे और मुस्लिम्स होते थे। तो इसी वजह से मुस्लिम घर में जाकर काम करके वो गुजारा करते थे। लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, ये इन पॉलिसी को बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने जो खूट्स एंड मुकद्दम्स जो हेडमैन थे उनका जो पोजीशन ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स तक हो गई थी, उस पॉलिसी को हटाने की कोशिश की। At the beginning of his reign, a serious peasants' rebellion in the Gangetic Doab, Muhammad took harsh measures to capture and punish them. The trouble started due to overassessment. धीरे धीरे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक भी आए तो उन्होंने भी टैक्सेशन किया, लेकिन उनका टैक्सेशन थोड़ा अलग टाइप के थे, जिसकी वजह से पीजन ने बहुत सारे रिबिलियन किया गंगाटिक दोआब में। और रिबिलियन की क्या वजह है हम नीचे धीरे धीरे पढ़ेंगे, और जिसको मोहम्मद ने बहुत हार्श तरीके से, र्यूड तरीके से उनको कैप्चर किया और वो रिबिलियन को जो रिबिलियन कर रहे थे उनको पनिश भी किया। तो क्यों हुआ था रेबिलियन? Although the share of the state remained half as in the time of Alauddin, it was fixed arbitrarily, not on the basis of actual produce. देखिए अलाउद्दीन की पॉलिसी क्या थी, जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका हाफ आप देंगे रेवेन्यू में, टैक्स में देंगे। लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, जो प्रोड्यूस इस चीज़ को, इस पॉलिसी के खिलाफ जाकर उन्होंने क्या किया, आपका प्रोड्यूस हो या ना हो आपको हाफ ऑफ द प्रोड्यूस देना पड़ेगा टैक्स में। तो इसके वजह से एक रिबिलियन स्टार्ट हो। फिर प्राइसेस वर फिक्स्ड आर्बिट्रेरीली फॉर कन्वर्टिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी। फिर जो प्रोड्यूस होता था
मतलब जो जितने सारे यील्ड होता था उसको मनी में कन्वर्ट करने के लिए उसको सेल किया जाएगा, फिर बाय किया जाएगा और उसके बाद जो मनी आएगा उस मनी को कन्वर्ट करने के लिए भी जो रेट फिक्स कर किया जा रहा था वो भी आर्बिटरीली फिक्स किया जा रहा था। मतलब उसका कुछ फिक्स रेट नहीं था। देखिए, अगर व्हीट हमने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त हमने देखा था कि 7.5 जितल दिया जाता था एक 15 केजी व्हीट को, ठीक है। मतलब वो प्रोड्यूस को मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उनका इनका कुछ फिक्स्ड प्राइस नहीं होता था, कितने व्हीट को कितने जितल होना चाहिए ये सब चीज़ें उनका फिक्स नहीं होता था, आर्बिटरीली कोई कितना भी दे सकता था। तो इसी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फिर सीवियर फेमिन जब हो रहा था व्हिच ravaged द एरिया फॉर हाफ ए डजन ईयर्स मेड ए सिचुएशन वर्स। मतलब 6 मंथ से ज़्यादा, हाफ ए डजन ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे ईयर की बहुत टाइम तक फेमिन लगा रहता था जिसके वजह से लोगों को बहुत परेशानी को झेलना पड़ा, ठीक है। एफर्ट्स आर रिलीव बाय गिविंग एडवांस फॉर कैटल एंड सीड्स एंड, मतलब फेमिन में अगर कुछ फेमिन हो जाता है या फिर उस तरह की कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो कैटल कैटल दिया जाता था, जो काव वगैरह है, सिप्स वगैरह है, और उसके साथ सीड्स दिया जाता था क्रॉप करने के लिए, और वेल डिगिंग के लिए कुआं खोदने के लिए जो पैसा आता था या फिर एडवांस दिया जाता था वो बहुत लेट आता था जिसके वजह से लोगों को बहुत परेशानियां झेलने पड़ी। मेनी पीपल डाइड एट दिल्ली एट दैट द एयर बिकेम पेस्टिलेंशियल। मतलब जो एयरबॉर्न डिजीजेस होते हैं, कंटामिनेट हो जाती है एयर, डेंगू और जैसे हमारे इस तरह से होते हैं, डेंगू, फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, डायरिया वगैरह होती है, इस तरह की जो कंडीशंस होती है, एयरबॉर्न डिजीजेस होती है, उसके साथ बहुत सारे लोग धीरे धीरे मरने लगे जिसको मतलब जिसके लिए कुछ काफ़ी हद तक कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के लिए, जिसके वजह से लोग रेबेलियन करना शुरू किए। और उसके बाद सुल्तानत लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2.5 years लिव्ड इन ए कैम्प कॉल्ड स्वर्गद्वारी 100 miles फ्रॉम दिल्ली ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेस नियर कनौज। तो इस टाइम पे सुल्तान बहुत सारे जगह पे कैम्प कर रहे थे, जैसे कि देवगिरी तो बहुत दिनों तक वो चले गए। उसके बाद दिल्ली जब रिटर्न किए उसके बाद स्वर्गद्वारी नामक एक जगह पे वहाँ पे लिव किए 2 साल तक, 2 ढाई साल तक, जो कि 100 माइल्स दूर था दिल्ली से। और वो जगह जो था स्वर्गद्वारी वो गंगा कन्नौज के आसपास था, जिसके वजह से लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी क्योंकि वो अपने जो प्रॉब्लम को सुल्तान तक लेके नहीं जा पा रहे थे, सुल्तान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से ये सब गया था एक्सपेरिमेंट 3। तो एक्सपेरिमेंट 4 क्या था, कुछ एग्रीकल्चरल, फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म क्या हो रहा था। एक्सपेरिमेंट 4 उन्होंने जो किया उसका लिंक था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से। एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म उन्होंने करवाया। जैसे दिल्ली से रिटर्न करने के बाद मोहम्मद ने एक स्कीम लॉन्च किया कि कल्टीवेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए और इसको एक्सटेंड करने के लिए दोआब रीजन में उन्होंने कुछ स्कीम लॉन्च किया। उन्होंने एक डिपार्टमेंट की लॉन्च की जिसका नाम था दीवानी आई अमीर कोहती, ठीक है। ये उन्होंने उसके साथ क्या किया, एरिया वाज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स। वो जो एरिया थी एग्रीकल्चरल एरिया उसको डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड किया, जिसको हेड कर रहे थे एक ऑफिसर्स जिनका जॉब ये था टू एक्सटेंड कल्टीवेशन बाय गिविंग लोन्स टू द कल्टीवेटर्स एंड टू इंड्यूस देम टू कल्टीवेट सुपेरियर क्रॉप्स। जो ऑफिस हेड थे उनका काम ये था ये देखना कि जो भी कल्टीवेशन हो रहे हैं, जो भी कल्टीवेटर्स, जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करना, और जो भी ट्रेडिशनल क्रॉप चल रहा है उसको चेंज करके सुपीरियर क्रॉप, जिसको हम आजकल के भाषा में कैश क्रॉप कहते हैं, उसको कैश क्रॉप, जो क्रॉप ज़्यादा पैसा दे या फिर ज़्यादा उसका वैल्यू हो, उस तरह की क्रॉप को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने इंड्यूस किया। तो जैसे कि व्हीट के जगह बार्ली करने के लिए, शुगर केन इन प्लेस ऑफ व्हीट की जगह शुगर केन करने के लिए, और शुगर केन की जगह ग्रेप्स एंड डेट्स करने के लिए, इस तरह की कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने इम्पोज किया लोगों के ऊपर। ये स्कीम भी फेल्ड हो गया, क्यों? क्योंकि द मेन चोजन फॉर द पर्पज प्रूव टू बी इनएक्सपीरियंस्ड। जो भी लोग इसको कर रहे थे वो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं थी, क्योंकि बार्ली व्हीट उनका
ट्रेडिशनल कल्टीवेशन थी, शुगर केन उनका ट्रेडिशनल कल्टीवेशन थी। लेकिन जब बार्ली उनका ट्रेडिशनल कल्टीवेशन थी, लेकिन जब बार्ली की जगह व्हीट करना पड़ा, जिस जगह पे व्हीट हो रहा था वहाँ पे शुगर केन करना पड़ा, जिस जगह पे शुगर केन करना था उसको वहाँ पे ग्रेप एंड डेट करना पड़ा। ये सब की लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं थी अच्छा खासा, और बहुत सारे लोगों डिसऑनेस्ट भी थी, ठीक है। और एंड मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी फॉर देयर ओन यूज, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैसे लेकर उसको अलग काम में खर्च करवा देते थे, ठीक ठाक से कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लार्ज सम ऑफ मनी एडवांस्ड फॉर द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी रिकवर्ड। बहुत सारे ऐसे पैसे थे जो इन कामों के लिए आए थे, इन कामों में लगाने के लिए आए थे, लेकिन वो अलग तरह से खर्च हो गए, करप्ट हो गए, और इसको रिकवर भी नहीं किया जा पाया। तो इसके वजह से उनका 4 के 4 एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, फेल्ड हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था दोआब में जो टैक्स लगाने की, वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि ही वांटेड टू कन्क्वर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दोआब में वो क्यों? क्योंकि जितने सारे जो रूलर थे मोहम्मद, उनका इच्छा था बाहर जितने सारे कंट्री है, आसपास की कंट्री, अफगानिस्तान, इजिप्ट, ईरान, इराक, ये सब एरिया को, खुरासान, ये सब एरिया को वो हटाना चाहते थे, मतलब कैप्चर करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे, जिसके वजह से उनको एक स्ट्रॉन्ग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी चाहिए होता था। और आर्मी जितना बड़ा होगा उसको उनके खाने पीने की और उनकी खर्चा भी ज़्यादा होगा, और उनके खर्चा ज़्यादा उसी टैक्स से ही आएगी। इसी वजह से उन्होंने टैक्स बढ़वा दिया, और जिसके वजह से और ये तो एक बात हो गई। और सेकेंड बात, टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उन्होंने जितने सारे पैसे खर्च किए थे एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में जो फेल्ड हो गया था, जिसको रिकवर करना भी जरूरी था, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगवा दिया दोआब रीजन में। और इसके वजह से, और ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट भी इसी वजह से फेल्ड हो गया। सो ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स ऑफ दोआब, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इसी वजह से इट वाज एन एक्सेसिव एंड आर्बिटरी स्टेप ऑन द फार्मर्स, एट द सेम टाइम दे आर स्ट्रोक ए फेमिन इन द दोआब व्हिच मेड द कंडीशन वर्स। इसी दौरान क्या हुआ, दोआब में एक फेमिन स्टार्ट हो गया, जो भी एक कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पीजेंट्स जितने सारे थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे फार्मर्स फ्लेड फ्रॉम द विलेजेस, ठीक है, विलेजेस से दूर हो गए, मतलब चले गए और कहाँ। मोहम्मद, इस बीच में उनका डेथ हो जाती है, और मोहम्मद के बाद फिरोज रोट ऑफ द लोन्स, जितने सारे लोन्स थे उनको उन्होंने माफ कर दिया। बट इज पॉलिसी ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म एडवोकेटेड बाय मोहम्मद वाज कंटिन्यूड बाय फिरोज एंड इवन मोर विगरसली लेटर बाय अकबर। लेकिन इनका जितने सारे एक्सपेरिमेंट था, उन एक्सपेरिमेंट से जो फोर्थ नंबर का एक्सपेरिमेंट था अग्रेरियन रिफॉर्म, उसको फॉलो किया उनका बेटे फिरोज, और मोर विगरसली उनको फॉलो किया अकबर लेटर टाइम में। मोरक्कन ट्रैवलर जो थे इब्न बटूटा, इसी दौरान मोहम्मद के दौरान इंडिया को विजिट किए थे, ठीक है। मोहम्मद के द्वारा और एक प्रॉब्लम फेस किया गया था, वो क्या था? विथ द डाउनफॉल ऑफ चाहलगानी तुर्क के डाउनफॉल के बाद और खिलजी डिनास्टी के राइज होने के बाद, नोबिलिटी वाज ड्रॉन फ्रॉम मुस्लिम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस इंक्लूडिंग इंडियन कन्वर्ट्स। तो नोबिलिटी ओनली कौन सी लोगों के पास होता था? जो कि तुर्क्स होते थे, ठीक है। नॉन तुर्क्स जो होते थे, नॉन तुर्क्स मुस्लिम या फिर डिफरेंट रेसेस से जो तो मुस्लिम्स बिलोंग करते थे, और पर्टिकुलरली जो इंडियन कन्वर्ट मुस्लिम्स होते थे, इन सभी से नोबिलिटी छीन लिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, एंटरटेन पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू नोबल फैमिली। लेकिन मोहम्मद के आपने पढ़ा जो और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि वो उनके कोर्ट में डिफरेंट जो जो ऑफिसर्स थे डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करते थे, मेरिट बेसिस पे वो नोबिलिटी को देते थे। तो उनके जो कोर्ट में ऐसा नहीं होता था सिर्फ मुस्लिम वालों को नोबिलिटी मिलेगा और सभी को नोबिलिटी नहीं मिलेगा। तो क्या होता था, उनके कोर्ट में बार्बर्स भी नोबिलिटी रहते थे, कुक्स भी रहते थे, वेवर्स भी रहते थे, वाइन मेकर्स भी रहते थे। ये सब जो डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्डिनरी पीपल होते थे, वो भी ऑफिसर्स पोस्ट में जाते थे। तो
ही gave them important offices, ठीक है। सो नोबिलिटी कैटेगरी में ये सभी को भी जगह मिलता था। मोस्ट ऑफ दिस वे डिसेंडेंट्स ऑफ द मुस्लिम कन्वर्ट्स। तो उनमें मैक्सिमम जो लोग रहते थे वो रहते थे जो कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम को, मुस्लिम इंडियन जो होते हैं मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं, या फिर जो नॉन तुक वाले होते हैं मुस्लिम्स वो जो कन्वर्ट होते हैं, उन सभी को भी यहाँ पे डिसेंडेंट जो उनके डिसेंडेंट होते हैं उन वो सभी इसमें इंक्लूड होते थे। फ्यू हिंदूज वेर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो दीज पीपल वेर अनएजुकेटेड। ये जो पीपल थे ना जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे और डिफरेंट इन कैटेगरी से बिलोंग करते थे, बार्बर्स, कुक्स, वेवर्स, तो ये सब अनएजुकेटेड होते थे और जॉब के लिए उनके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं होता था, इनएफिशिएंट ऑफिशियली होते थे। ही ऑल्सो वेलकम्ड फॉरेनर्स टू द नोबिलिटी। जो फॉरेन से आते थे, जो जैसे कि इब्न बटूता हो गया, मोरक्को और जैसे जो आए थे ट्रैवलर्स, वो भी उनको भी नोबिलिटी दिया जाता था, ठीक है। हेंस डिसेंडेंट्स ऑफ ओल्ड नोबल फैमिलीज डीपली रेजेंटेड। जो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त से जो नोबल फैमिलीज रहते थे उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा इस सभी से, तो वो रेजेंट करने लगे, मतलब अपोज करने लगे मोहम्मद तुगलक को। अकॉर्डिंग टू बारानी के हिसाब से दिस मेक्स अ मेन पॉइंट इन मोहम्मद डिनोन्सिएशन। मोहम्मद की जो डिक्लाइन हुई, मोहम्मद कोर्ट की जो डिक्लाइन हुई, उनकी रेपुटेशन प्रेस्टीज से वो डिक्लाइन हुई, तो ये भी एक मेन रीजन था। Thus, nobility of Muhammad consisted of many divergent sections, no sense of cohesion developed among them, nor any sense of loyalty towards the Sultan. तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक कोर्ट में बहुत डाइवर्स सेक्शन ऑफ पीपल रहने लगे, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे वो यहाँ पे रहने लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट रहती थी, वो जो नोबिलिटी एक ग्रुप रहती थी उनकी अंदर एक कोहेसन नहीं हो पा रही थी, मतलब एक सुझाव नहीं हो पा रहा था, एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पा रहे थे। देखिए बार्बर कैटेगरी की आइडियोलॉजी, कुक्स कैटेगरी की आइडियोलॉजी, वेवर्स की आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती थी, तो उनकी नहीं मिल पाती थी और जिसके वजह से वो लॉयल भी नहीं हो पाते थे सुल्तान के। दिस रीजन प्रोवाइडेड फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर रिबेलियन एंड फॉर स्ट्राइविंग टू कार्व आउट इंडिपेंडेंट स्पीयर्स ऑफ अथॉरिटी। द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो इसके वजह से डिफरेंट प्लेसेस से नोबिलिटी से रिबेलियन स्टार्ट हो गया, तो डिफरेंट अथॉरिटी जो स्पीयर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो अथॉरिटी रहते थे वो इंडिपेंडेंट होने को चाहे, उनके दिमाग में इंडिपेंडेंसी छा गई कि वो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर बारानी के हिसाब से मोहम्मद तुगलक वॉज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। तो उनके हिज रेन मार्क्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ हिज डिक्लाइन। तो जैसे कि हमने पहली बात बोली थी कि जैसे जैसे उन वो एक्सपेरिमेंट करते गए उसके उनके जो डिक्लाइन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती गई, ठीक है। धीरे धीरे उनके अपोजिशन बढ़ते गए और उनके जो एरिया की डिसइंटीग्रेशन होना, उनकी रूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन की डिसइंटीग्रेशन होना, मतलब टूटना धीरे धीरे शुरू हो गया। ही ऑल्सो वॉज नोन एज ए वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल मतलब जो ज्ञानी वाले फूल होते हैं, बहुत जो कहते हैं ना कौवा कौवा टाइप के, जो ज़्यादा चतुर होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा चतुर वाला जो फूल होते हैं उस तरह की कैटेगरी के इंसान थे वो। पागल पदुसा वो के हिसाब से भी उनको माना जाता है। अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजी एंड प्रेडेसर ऑफ अकबर, एक अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉग एंड द प्रेडेसर ऑफ अकबर के हिसाब से भी उनको माना जाता है इन इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस मैटर। हर एक चीज़ों में उनका आइडियोलॉजी ना बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही एक कहा जा सकता है कि वो अपने आप को बहुत क्लेवर समझते थे, लेकिन उतना क्लेवर है नहीं वो। इब्न बटुता के हिसाब से वो क्या कहते थे, अन ईल स्टार्टेड आइडियल आइसलिस्ट नहीं आइडियलिस्ट, ईल स्टार्टेड आइडियलिस्ट। जो भी उनका आइडिया था वो एक ईल स्टेयर था, ठीक है। एडवर्ड थानस डिस्क्राइब करते हैं प्रिंस ऑफ मनियर्स। ओनली मनी मनी मेकिंग उनके माइंड में था, कौन से तरीके से हम मनी को ग्रैप्स कर सकते हैं, मनी बना सकते हैं, उस तरह की वो
दिमाग के ख्याल के लोग होते थे। इब्न बटूता केम फ्रॉम तांजीर, मोरक्को से बिलोंग करते थे। ही वॉज मेड काजी जज ऑफ दिल्ली, उनको दिल्ली के जज बताया था ना, फॉरेनर्स भी जो आते थे उनको भी वो नोबिलिटी देते थे, तो उनको दिल्ली के जज के हिसाब से दिया जाता था। ही वॉज मेड काजी, काजी बोला जाता है उनको। ही वॉज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उनको चाइना भेजा गया था आज मोहम्मद बिन तुगलक के एम्बेसडर के हिसाब से। ही रोट हिज मेमोरीज इन द बुक किताब उल रहल ट्रैवलॉग, एक बुक बनाए थे जिसमें ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया था। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, कि कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है दिल्ली सुल्तानेट की, और फिरोज शाह तुगलक कैसे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, और उनके सक्सेसर किस टाइप के होते हैं। देयर वेर रिपीटेड रिबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक की इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंट रीजन में रेवेलियन होना शुरू हो गया। बंगाल में, मावर में, वारंगल में, सॉरी देन काम्पिली, काम्पिली को मॉडर्न कर्नाटक भी बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में, वाद में, गुजरात में एंड सिंध में, ये सभी जगह पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। मोहम्मद डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन, वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका कोई लॉयल ही नहीं होता था उनकी जो इस तरह की आइडियोलॉजी की वजह से। हेंस डैश फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर टू सप्रेस द रिबेलियन एंड वॉर आउट हिज आर्मीज। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, एक पार्ट से और एक पार्ट को ट्रैवल कर रहे थे, अपने अपोजिशन को, अपने जो अपोजिशन होते हैं, रेबेलियंस जो होते हैं, उनको सप्रेस करने के लिए वो डिफरेंट पार्ट को भी ट्रैवल करते थे। द रेबेलियन इन साउथ इंडिया और द मोस्ट सीरियस, साउथ इंडिया में जो रेबेलियन होता था वो बहुत ही सीरियस हो गया था। और यहाँ पे वो जब रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए वहाँ पे गए थे, वो वहाँ पे एक प्लाग्यू ब्रोकआउट हो गया, मतलब एक प्लेग की तरह एक ब्रोकआउट हो गया आर्मी के अंदर, जिसके वजह से उनकी 2/3 आर्मी वहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, सून आफ्टर रिटर्न फ्रॉम ऑफ सुल्तान फ्रॉम साउथ इंडिया अनदर रेबेलियन स्टार्टेड बाय 2 ब्रदर्स, जब वो साउथ इंडिया से रेबेलियन को सप्रेस करके रिटर्न कर रहे थे, तो तभी रास्ते में उनको 2 भाइयों से फिर से रिबेलियन का फेस करना पड़ा, वो थे हरिहर एंड बुका। और दे सेट अप प्रिंसिपलिटी हुईच ग्रेजुअली एक्सपैंडेड, वो अपना एक राज बना रहे थे और जो धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा था। ठीक है, तो द विजयनगर एम्पायर, इसके बाद हम पढ़ेंगे इस डिनेस्टी के बाद खालजी ये हो गया तुगलक डिनेस्टी के बाद हम विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो विजयनगर एम्पायर भी धीरे धीरे साउथ इंडिया में राज करने लगा। डेक्कन में सम फॉरेन नोबेल सेटअप प्रिंसिपलिटी नियर दौलताबाद, तो दौलताबाद छोड़ के तो आ गए थे दिल्ली, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ फॉरेन नोबेल्स वहाँ पे आकर सेटअप करने लगे और अपने जमाने लगे अपने राज, विच एक्सपांडेड इनटू बाहमनी एम्पायर तक वो एक्सपांड होने लगा। फिर बंगला भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया। मोहम्मद एबल टू क्वेल द रेबेलियन, मोहम्मद ने क्या किया, अवध, गुजरात, सिंध, ये सब जगह पे धीरे धीरे जो रेबेलियन होता था उनको कैप्चर किया और उनको सप्रेस किया। लेकिन इन्हीं टाइम पे सिंध में उनका डेथ हो गया। ठीक है, और उसके बाद उनकी सक्सीड किया कौजिन ने, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद उनके डेथ होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने थ्रोन को सक्सीड किया। तो फिरोज शाह तुगलक की जो कॉन्सेप्ट थी, आइडियोलॉजी थी, वो थोड़ा मोहम्मद से डिफरेंट था। उन्होंने नोबल्स, आर्मी एंड थियोलॉजियंस जो थे उनके कोर्ट में, उनको प्लीज़ करने की कोशिश की, हमेशा अपीज़ करने की, क्योंकि उन्हें लगा अगर नोबिलिटी हमेशा खपा रहेंगे तो शायद वो आगे अपना राज्य कर्ज नहीं संभाल पाएंगे। उनको एक्सपांड करने की, मतलब उनका जो राज्य कर्ज संभालना है, उनके एरिया को एक्सपांड करना है, उनको एरिया में शांति मुताबिक सब काम करना है, वो सब नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उनको प्लीज़ करने के लिए वो हमेशा कोशिश करें। ही वॉज द ऑथर ऑफ पतुहात आई फिरोशाही। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। असर्टेड हिज ऑथोरिटी ओवर ओनली सच एरियाज व्हिच कुड बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम द सेंटर, उन्होंने उन्हीं सब जगह पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, फोकस करने की कोशिश की जो एरिया पे वो दिल्ली से रहकर एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने साउथ इंडिया और डेक्कन की एरिया को रीअसर्ट करना छोड़ दिया, मतलब वहाँ पे जाकर कुछ राज्य कार्य संभालना या फिर वहाँ पे जाकर एरिया की डेवलपमेंट करना, उस एरिया के बारे में सोचना, ये सब उन्होंने छोड़ दिया। ही लेड 2 कैंपेन टू बंगाल,
टू कैंपेन उन्होंने बंगाल को बनाया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। दोनों की दोनों कैंपेन में वो उनको हार की सामना करना पड़ा। तो उन्होंने फिर एक जाजानगर उड़ीसा में एक कैंपेन करने की शुरू किया, और वहाँ पे जितने सारे टेम्पल्स थे उन्हें ध्वस्त विध्वस्त किया, और वहाँ पे जितने सारे खजाना थे उसको सब प्लंडर कर लिया, मतलब मतलब उनके साथ लूटपाट करके ले आए। वो कंगरा, पंजाब हिल में भी एक कंगरा रीजन में वहाँ पे भी एक कैंपेन किया था, और गुजरात थाट में भी एक कैंपेन किया था। और वहाँ पे और ये जो गुजरात थाट कैंपेन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कैंपेन माना जाता है फिरोज शाह तुगलक की। फिर हिज रेन वाज ए पीरियड ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। इस उनकी जो पीरियड थी वो बहुत ही पीसफुली मेंटेन हो रही थी। ठीक है, वो मोहम्मद की तरह इतना कंफ्यूजिंग नहीं था और इतना अपोजिशन वाला, रेबिलियन वाला नहीं था। He abolished the practice of torturing nobles and their officials if any balance was found against them at the time of auditing the account of their इक्ता। तो इक्ता में जो दिया जाता था उनको रेवेन्यू, एक अगर नोबेल होता है उनको एक एरिया दिया जाता है, और इस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके वो नोबेल कुछ अपने हिस्से पे रखते हैं और कुछ टैक्स देते हैं रूलर को। तो अगर अकाउंट ऑडिट होता है, आपको पता है ऑडिट कैसे होता है, हर एक साल होता है। तो ऑडिट में अगर कुछ गलतियां पकड़ा जाता है या फिर गलतियां पाया जाता है, तो भी वो अपने नोवेल्स को या फिर ऑफिशियल्स को कुछ ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देते। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस वो रखते थे, क्योंकि उनको प्लीज़ करना उनका मोटिव था। दिस स्टेप्स प्लीज द नोबल्स एंड वाज ए मेजर फैक्टर फॉर द एब्सेंस ऑफ रेबिलियन। इसी वजह से नोबल्स भी बहुत प्लीज थे, और वो उन्होंने कभी रेबिलियन करने के भी सोचे भी नहीं, क्योंकि सब तो उनके हिसाब से चल रहा था ना। However, the policy of making office and ikta hereditary proved to be harmful, as it reduced competence of men being recruited into service outside a some small circle and made the sultan dependent or a narrow oligarchy। इसका मतलब क्या है कि उनका जो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जितने सारे ऑफिसर्स होते थे, उनके नोबिलिटी होते थे, वो मेरिट बेसिस पे देते थे। जिनको जो नोबेल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब ये हेरिडिटरी नहीं था। ठीक है, मोहम्मद के वक्त। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक आए, वो उन्होंने ये चेंज किया कि जो नोबिलिटी था और ऑफिसर्स में जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो सब हेरिडिटरी हो गया। मतलब आपका पिताजी अगर एक पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे वापस उनके बेटे ही बैठेंगे। तो एक राजा की तरह हर एक ऑफिसर्स हर एक पोस्ट को बना दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, उस पोस्ट पे कंपटीशन नहीं हो पा रही थी। अगर बेटे की जगह वो सन उनके पास ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वही डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे, जिसके वजह से उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ डेवलपमेंट होना होता है तो नहीं हो पा रहा था, और कुछ अगर रिफॉर्म होना होता है तो भी नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा डाउन हो गया, और सुल्तान को उसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होना ही पड़ा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होने लगा। फिर और एक चीज हो गया, क्या, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने हिसाब से वाइजेस्टफुल थे, और ये जो फिरोज शाह तुगलक अपने हिसाब से वो भी एक वन टाइप ऑफ वाइजेस्टफुल थे। उन्होंने क्या किया, एक तो नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया, और सेकेंडली आर्मी को भी हेरिडिटरी बना दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, और जो ये आर्मी थे उनको कैश पे पेड नहीं किया जा रहा था। लेकिन आपको याद होगा जब मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गया था कि वो सोल्जर्स को कैश में ही पे कर रहे थे, उनको कोई लैंड नहीं दे रहे थे, मतलब इक्ता सिस्टम नहीं था, जो जिसी वजह से वो बहुत डेवलप कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सोल्जर्स को जब कैश नहीं मिल रहा था और उनको लैंड दिया जा रहा था ग्रांट में, जिसके वजह से वो सब लैंड से रेवेन्यू निकाल के वो अपने भरण पोषण कर रहे थे। ठीक है, द जुडिशरी एंड द एजुकेशनल सिस्टम रिमेंड इन द हैंड्स ऑफ थियोलॉजियंस। इसके बारे में हम बाद में आएंगे। इसके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ क्या क्या, कि सोल्जर्स को जो ये लैंड दिया जा रहा था रेवेन्यू कि वो वहाँ से रेवेन्यू को क्रिएट करके अपने भरण पोषण करें। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो सोल्जर्स वगैरह थे वो ना, उनका फोकस ज़्यादा आर्मी के काम पे को छोड़ के ना, सोल्जर्स के काम को छोड़ के ना धीरे धीरे चलने लगा अपने लैंड की तरफ से। वो उससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं उसके ऊपर फोकस होने लगा। तो जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से उनका काम, मतलब ये जो आर्मी का जो एक्चुअल काम होता है वो धीरे धीरे घटने लगा।
तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका आर्मी का स्ट्रेंथ खत्म होने लगा, मतलब आर्मी थोड़ा थोड़ा इनसफिशिएंट होने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर उनका लैंड में कुछ काम होता था, लैंड में अगर कल्टीवेशन होना होता है, प्रोडक्शन होना होता है, तो तभी सोल्जर्स क्या करते हैं, और किसी को उनके जगह यहाँ पे रख के चले जाते थे गांव रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे उनके जगह जो खड़ा है वो इनएफिशिएंट होता था आर्मी में, तो उतना काम अच्छे से वो नहीं कर पाता था, जिसके वजह से आर्मी की स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने लगी, आर्मी की एफिशिएंसी थोड़ा कम होने लगी। ठीक है, ये सब चीजें होने लगा। फिर द जुडिशियरी एंड द एजुकेशनल सिस्टम को उन्होंने थियोलॉजियंस के हाथ में दे दिया। ही ट्राइड टू बैन प्रैक्टिसेस व्हिच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर्ड अन इस्लामिक। तो थियोलॉजियंस जो होते हैं, उनको अगर कोई भी चीजें अन इस्लामिक लगती है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब जो मुस्लिम के कल्चर में नहीं है, मुस्लिम के थ्योरी में नहीं है, वो सब चीज़ें अगर कोई थियोलॉजियंस को घटती थी तो वो उनको उन प्रैक्टिसेस को बैन करते थे। हेंस ही प्रोहिबिटेड मुस्लिम वोमेन गोइंग टू आउट टू वर्शिप एट द ग्रेव ऑफ सेंट्स। अगर कोई मुस्लिम वोमेन कोई साधु संत के पास जाता है, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, मतलब मना कर दिया, कोई मुस्लिम वोमेन नहीं जा सकता इस एरिया को। ड्यूरिंग द मतलब कोई भी साधु संत अगर कोई जगह पे वर्शिप कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम वोमेन नहीं जा सकते। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज, जिजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स। जिजिया एक डिफरेंट सेपरेट टैक्स हो गया। अर्लियर इट वाज ए पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जिजिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या है। पहले क्या होता था, इसको एक लैंड रेवेन्यू के एक पार्ट के हिसाब से माना जाता था, लेकिन फिरोज शाह के टाइम पे इसको सेपरेट टैक्स के हिसाब से डाल दिया। ये टैक्स नहीं, टैक्स है। धीरे कभी कभी ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो मैनेज कर लेना। ही रिफ्यूज टू एग्जेम्प्ट ब्राह्मण्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जिजिया। उन्होंने ब्राह्मण को जिजिया देने में जो एग्जेम्प्ट कर रहे थे उसको मना कर दिया, मतलब ब्राह्मण को भी जिजिया देना पड़ेगा। ये जिजिया एक है क्या, ये एक टाइप के रिलीजियस टैक्स है। ठीक है, ओनली वोमेन, चिल्ड्रेन और जो डिसेबल्ड पर्सन है, और इस तरह की पर्सन जो कि उनके पास लाइवलीहुड के लिए कोई भी मीन नहीं है, जीने के लिए कोई भी पंथा नहीं है, ये सब एग्जेम्प्ट होते थे इससे। ठीक है, फिरोज वॉज द फास्ट रूलर हु टुक स्टेप्स टू हैव हिंदू रिलीजियस वर्क्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्सियन। फिरोज शाह एकमात्र फास्ट रूलर थे जो कि हिंदू रिलीजियस में जितने सारे वर्क्स है, जितने सारे एपिक है, जितने सारे सब काम है, उनको ट्रांसलेट किया था संस्कृत से पर्शियन को। ठीक है, सो दैट देयर में बी ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। हिंदू के ब्राह्मण लोग जितने सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, या फिर हिंदू के जितने सारे आइडियोलॉजीज है, वो सब वो जानने के लिए उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। मेनी बुक्स ऑन म्यूजिक, मेडिसिन और मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे बुक ट्रांसलेट हुए थे संस्कृत से पर्शियन में, उनके रेन में। नागरकोट एक जगह है जहाँ पे नागरकोट मेड इट्स रूलर टू पे ट्राइब्यूट। तो नागरकोट के जो रूलर थे, उनको वो फोर्स किया था ट्राइब्यूट देने के लिए। और वहाँ पे 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने जो कि ज्वालामुखी टेम्पल के लाइब्रेरी से मिला था, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है, तो अब हम अगर प्रिसाइजली बताएं कि कौन क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे फिरोज शाह के टाइम पे। हिज रेन वाज मोर नोटेबल फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन की तरह के रिफॉर्म किए थे उन्होंने। नोबल्स, उलेमास एंड रिवीजन ऑफ उक्ता सिस्टम। हमने पढ़ा नोबल्स को प्लीज करने के लिए वो किस तरह की काम कर रहे थे, उलेमास की और इक्ता सिस्टम को उन्होंने किस तरह की रिवीजन किया था, वो हम देखेंगे। उलेमास है एक स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, एक इस्लामिक जैसे हमारे होते थे जितने साधु संत होते हैं, हमारे हिंदू वेदस, उपवेदस, ये सब पढ़ने वाले जितने सारे ऋषि वगैरह होते हैं, संत वगैरह होते थे, उस तरह की इस्लामिक जो लर्निंग करते हैं उनको स्कॉलर्स होते हैं, उनको उलेमास बोला जाता है। और जिनका पास ऑर्थोडॉक्स इन देयर आउटलुक, उनका आइडियोलॉजी एक ऑर्थोडॉक्स की तरह होता है। ठीक है, तो उसी तरह की उलेमास को
स्ट्रिक्टली फॉलोड द एडवाइस ऑफ द उलेमास इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उलेमास की जो भी सजेशन होता था, एडवाइस होता था, वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और आप लोग को पता है कि नोबल्स को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने किस तरह के काम किया था, और इसी वजह से उनकी जो एश्योर्ड हेरिडिटरी सक्सेशन टू देयर प्रॉपर्टीज़ और नोबल्स को हेरिडिटरी बना दिया था, नोबल्स एंड आर्मी को। इक्ता सिस्टम वाज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो इट वाज मेड हेरिडिटरी। जो इक्ता सिस्टम था उसको उन्होंने हेरिडिटरी बना दिया, मतलब एक लैंड दिया गया था, उस लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, मतलब आपके दरबार में एक नोबल है, उसको एक लैंड दिया जाता है, उसको सैलरी नहीं दिया जाता, एक लैंड ग्रांट किया जाता है, और वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, और रेवेन्यू से वो नोबल अपना खुद का भरण पोषण करेगा और उससे थोड़ा टैक्स रूलर को दे देगा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो रहा था और उसको उन्होंने हेरिडिटरी बना दिया। टैक्सेस कैसा हुआ? एज पर इस्लामिक व्यू ही लेविड द टैक्सेस। इस्लामिक व्यू के हिसाब से वो टैक्स लेवी कर रहे थे। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिन्होंने जिजिया को इम्पोज किया था। जिजिया एक रिलीजियस टैक्स फॉर द फ्रीडम ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब आप अपने मन के हिसाब से वर्शिप करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जिजिया बोला जाता है। ठीक है, वो इसको ब्राह्मण को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया था उससे। फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स। ठीक है, स्पेशल टैक्स किया था ऑन 28 आइटम्स वाज एबोलिश्ड बाय हिम सिंस दे वर एगेंस्ट इस्लामिक लॉ। 28 टैक्स के ऊपर एक स्पेशल आइटम रखा गया था, 28 स्पेशल आइटम्स के ऊपर कुछ टैक्स रखा गया था, स्पेशल टैक्स, जिसको उन्होंने अबोलिश किया था क्योंकि वो इस्लामिक लॉ के एगेंस्ट थे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी लिए थे। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के मतलब क्या है कि लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने बैंड पनिशमेंट्स, मतलब बहुत ही हार्श पनिशमेंट, जो र्यूड पनिशमेंट्स देते थे, जैसे कि हाथ पैर काट देना, गला काट देना, नाक काट देना, जो ऑफेंसेस के लिए, या फिर चोरी वगैरह कोई करता है उसके वजह से, तो ये सब के लिए जो पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट दिया जाता है, उसको उन्होंने बैन किया था। उन्होंने उन्होंने हॉस्पिटल सेटअप किए थे। पुअर की जो गरीब लोग थे उस वक्त की, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए थे। उन्होंने कटवाल्स को उनका जो कटवाल्स थे उनको ऑर्डर किया था जितने सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके एरिया में, उनका एक लिस्ट बनाने। उन्होंने डाउरीज प्रोवाइड किया था फॉर द डॉटर्स ऑफ द पुअर। जो भी गरीब इंसान थे, गरीब लोग थे, वो जो अपने बेटियों को शादी के वक्त कुछ दे नहीं पा रहे थे, उनके लिए डाउरी देने के लिए, मतलब शादी में कुछ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने वो भी प्रोविजंस रखा था। दीज मेजर्स वेर These measures were basically designed to help Muslims of good families who had fallen into bad times. तो ये सब किस वजह से हो रहे थे? वो जितने सारे मुस्लिम्स थे और पुअर मुस्लिम्स थे, लेकिन कुछ हालातों के मतलब फैमिली उनकी बहुत अच्छी थी, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे खानदानी लोग थे, लेकिन कुछ हालातों की वजह से उनके खराब वक्त चल रहा है, वो पुअर हो गए हैं और प्रोवाइड नहीं कर सकते, अपने खुद की ज़रूरतों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे लोगों को मदद करने के लिए वो ये सब मेजर्स उठा रहे थे। ठीक है, तो सेकेंड बात ये है कि ही वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी उनके पास बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से उन्होंने सेटअप ए लार्ज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क के लिए एक बहुत ही लार्ज डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया था, जो कि बिल्डिंग प्रोग्राम को देखेगा, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे चल रही है, उस चीज़ों को वो सुपरवाइज करेगा। उन्होंने बहुत सारे कैनाल को डग किया था या फिर रिपेयर किया था। सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल था फ्रॉम रिवर सतलेज टू हांसी, जो कि 200 किलोमीटर की थी। अनदर कैनाल एक था जो कि रिवर यमुना में बनाया गया था, वो भी कर रहे थे। कैनाल्स वेर फॉर इरिगेशन पर्पज, इरिगेशन के लिए पर्टिकुलरली हो रहा था, और ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाटर टू सम ऑफ द न्यू टाउन्स। और उन्होंने अपने टाइम पे जो भी न्यू टाउन्स बनाया था, जैसे कि हिसार फिरोजा, एक न्यू बिल्डिंग था जिसका नाम हिसार है, मॉडर्न हरियाणा जिसको बोलते हैं, और फिरोजाबाद जिसको अभी मॉडर्न यूपी बोला जाता है, उन सब एरिया में
जो पानी पीने के लिए या फिर कुछ वाटर नेसेसरी जो होता है, वाटर जिस काम के लिए उसको प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कैनाल बनवाया था। देयर वर अबाउट 1200 फ्रूट गार्डन्स इन, माने ये जो न्यू टाउन्स बनवाया था वहाँ पे 1200 फ्रूट गार्डन्स भी थी एंड अराउंड दिल्ली यील्डिंग मोर रेवेन्यू, और दिल्ली के आसपास भी उन्होंने बनवाया था और जिससे बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू भी उससे जनरेट हो रहा था। ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया था? ये तो हमने बात कर ली ह्यूमैनिटेरियन के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेप्स में ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स दैट व्हेनेवर दे अटैक a place, they should select handsome and well-born young boys and send them to the sultan as slave. वो अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर देते थे, जितने सारे ऑफिसर्स होते थे, कि आप जहाँ पे भी जो भी जगह पे जाओ वार में या फिर बैटल में, अगर कोई भी जगह पे आपकी जीत होती है, वहाँ पे जितने सारे यंग बॉयज़ हैं और हैंडसम बॉयज़ हैं, ठीक है? अच्छे खासे दिखने वाले जो बॉयज़ होते हैं और अच्छा उनका सब कुछ ठीक-ठाक है, उस तरह की बॉयज़ को ले आओ और मेरे तो क्या करते हैं, उनको सुल्तान के स्लेव बनाकर वो रखते थे और इसी तरह उन्होंने 1,80,000 स्लेव बॉयज़ को स्लेव बना दिया था। और इन स्लेव्स को वो करते क्या थे, उनको अच्छे खासे ट्रेंड करते थे और उनको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट सिखाते थे और उनको अपने रॉयल वर्कशॉप में ट्रेनिंग करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करते थे। जितने सारे कारखाना होते थे, जितने सारे उसे क्या बोलते हैं, जो कारखाना जहाँ पे सब कुछ बनवाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पे उनको पोस्ट किया जाता है, एम्प्लॉयड किया जाता है और बाकी जितने सारे होते हैं उनको सब सोल्जर्स बना दिया जाता था। इस तरह की काम वो करते थे। फिर टाउन्स देखेंगे, क्या टाउन्स डेवलप किए थे। उनके टाइम पे अराउंड 300 न्यू टाउन्स बिल्ड किए गए थे। उनसे जितने सारे टाउन्स थे उनसे ज़्यादा फेमस थे फिरोजाबाद नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास जो फिरोजाबाद है वो सबसे फेमस टाउन है और जिसको आजकल बोला जाता है फिरोज शाह कोटला। ठीक है। अदर रिफॉर्म्स क्या किए थे उन्होंने, ओल्ड मोनूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद, जितने सारे ओल्ड मोनूमेंट्स है एंड कुतुब मीनार, ये भी उनके द्वारा रिपेयर किया गया था। एक न्यू डिपार्टमेंट उन्होंने बनवाई थी जिसका नाम था दीवानी आई खैरात, वाज क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विंडोज। जितने सारे ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं एंड जितने सारे विधवा महिलाएं होते हैं, उनके देखभाल के लिए दीवानी आई खैरात के नाम पे एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनवाया था। उन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स बनवाया था, मैरिज ब्यूरो बनवाया था पुअर मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। ही पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक बारानी एंड आफीफ। बारानी के बारे में आपने पता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारानी ने बताया था अपने राइटिंग्स में। ही वॉज गाइडेड बाय उलेमास, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सो ही वॉज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स सिया मुस्लिम्स एंड सूफी। सूफी और जो सिया मुस्लिम्स है, तो इन दोनों मुस्लिम के लिए वो इंटॉलरेंट थे, उनको टॉलरेट नहीं करते थे। उन्होंने हिंदू को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के हिसाब से ट्रीट कर रहे थे और उन पे जिजिया की इम्पोस्ट किया था। जिजिया क्या था, एक रिलीजियस टैक्स है। ठीक है। इन दिस रेस्पेक्ट ही वॉज द प्रिकसर ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब। वो सिकंदर लोधी और औरंगजेब के प्रिकसर भी थे। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फिरोज शाह सब कुछ कर लिए। ठीक है, बहुत सारे राज कर लिए और बहुत सारे टाउन्स बिल्ड कर लिए, बहुत सारे मोनूमेंट्स बना लिए, रिपेयर कर लिए और कैनाल्स वगैरह भी बनवा दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करवा दिए और उनकी उसके बाद डेथ हो जाती है 1880 में। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट हिज एम्पायर फेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उनका और पॉलिटिकल भी अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि जो मोहम्मद तुगलक छोड़ के गए थे, लगभग मोहम्मद तुगलक सब कुछ ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी बहुत ही गलत और घटिया थी और बहुत सारी चीज़ों भी फेल्ड हो रही थी। और फिरोज शाह तुगलक उनसे थोड़ा सा वाइज थे, लेकिन फिर भी उनका एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा खासा नहीं था, तो जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस दिखाई दी। स्लेव्स अटेम्प्टेड टू पुट देयर ओन नॉमिनी ऑन द थ्रोन। तो जितने सारे स्लेव्स रखे थे वो तो सब यंग थे ना, यंग जनरेशन थे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि क्यों ना हम भी थ्रोन को असेंड करने के लिए ट्राई करें। तो उन्होंने भी थ्रोन पे बैठने के लिए अटेम्प्ट किया।
तो पावर की स्ट्रगल होने लगी। जितने सारे नोबल्स थे, सुल्तान्स नोबल्स थे, फिर स्लेव्स थे, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ पावर के लिए। सुल्तान मोहम्मद जो कि थे सन ऑफ फिरोज, फिरोज के सन थे सुल्तान मोहम्मद। उन्होंने लगभग अपने पोजीशन को स्टेबलाइज कर लिया। जितने सारे स्लेव्स थे उनको उन्होंने कैप्चर किया और उनको दबाया, सप्रेस किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह स्टेबलाइज कर लिया। ब्रोक अप द पावर ऑफ द स्लेव्स बाय किलिंग एंड इम्प्रिजनिंग एंड स्कैटरिंग देम। तो उनको वो मार दिया, जितने सारे स्लेव्स थे उनको मारा पीटा, जेल में डाल दिया, या फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेके छोड़ दिया। तो इस तरह से स्कैटरिंग करके वो अपनी जगह फिक्स कर लिए। सुल्तान मोहम्मद और उनके जो सक्सेसर थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो लगभग 1394 से 1412 तक उन्होंने राज किया। लेकिन दे कैनॉट बी एबल टू कंट्रोल द एम्बिशियस नोबल्स। तो जितने सारे नोबल्स थे उनको, एम्बिशियस नोबल्स थे, उनको उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए। मेन रीजन फॉर दिस वर द रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज व्हिच मेड द नोबिलिटी सो स्ट्रॉन्ग एंड द आर्मी इनएफिशिएंट। क्यों? आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो हमेशा कोशिश कर रहे थे अपने नोबल्स को प्लीज करने के लिए। तो इसके लिए जो भी रिफॉर्म्स वो लाए थे, जो भी कोशिश कर रहे थे कि वो नोबल्स को प्लीज करने के लिए, उनके लिए इक्ता सिस्टम को उन्होंने हेरिडिटरी बना दिया। और जितने सारे नोबल्स फैमिली थे उनको वो दे रहे थे अपने, मतलब वो जो ऑफिसर्स थे वो ऑफिसर्स में उनको परमानेंट पोस्ट कर दिया था। तो इसी वजह से ना वो नोबल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आर्मी भी धीरे धीरे इनएफिशिएंट हो गया था। क्यों हो गए थे इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से उनके बीच में एक मतलब ये जो उनके सक्सेसर आए, इनको नोबिलिटी को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस बिकम इंडिपेंडेंट। तो धीरे धीरे जितने सारे प्रोविंसेस में जितने सारे गवर्नर्स थे वो खुद अपने आप से इंडिपेंडेंट, मतलब रूलर से इंडिपेंडेंट होने के लिए कोशिश कर रहे थे। सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कन्फाइंड टू ए स्मॉल एरिया सराउंडिंग दिल्ली। तो धीरे धीरे जो सुल्तान की एरिया है, दिल्ली सुल्तानेट की जो एरिया है वो धीरे धीरे एक स्मॉल एरिया में कन्फाइंड हो गई। जो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे एरिया अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक वो भी लगभग काफ़ी एरिया को एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे थे और किए थे भी। और फिरोज शाह तुगलक ने वो सबको गलत साबित कर दिया और वो सबको खा पी के बैठ के सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास एरिया में राज कर रहे थे। और इतने सारे और सब एरिया लगभग इंडिपेंडेंट हो गई थी। क्या? क्योंकि डेक्कन में तो विजयनगर और बहमनी एम्पायर किंगडम ये ले गया थे। बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे और आसपास की जो प्रोविंसेस है वो भी थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंस हो रहे थे। द वीकनेस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वॉज मेड ओर्स बाय तैमूर्स इन्वाजन। इसी वक्त क्या हुआ, इस चीज़ को देखते हुए मंगोल इन्वाजन, वो तैमूर क्या किए और एक बार इन्वाजन किए दिल्ली को 1398 में। ठीक है, ये जाने की 10 साल के बाद धीरे धीरे इन्वाजन हुआ। तैमूर कौन थे? ही वॉज ए तर्क थे, बट क्लेम ए ब्लड रिलेशन विथ चेंगिज। चेंगिज कौन थे? मंगोल्स थे। वो एक तुर्क थे, लेकिन वो मंगोल की जो राजा थे चेंगिज खान, उनकी ब्लड रिलेशन के हिसाब से वो अपने आप को दावा कर रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर स्टार्ट किए 1370 में। कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब वो जो जगह एक्सटेंड करने की और एक जगह को कैप्चर करने की, वो जो कॉन्क्वेस्ट करने की कैरियर उन्होंने 1370 से स्टार्ट किया। ब्रॉट अंडर हिज रूल द एंटायर ट्रैक्ट फ्रॉम सीरिया से लेकर ट्रांस अजियाना तक, एंड फ्रॉम सौदर्न रसिया, रूसिया की सौदर्न से लेकर इंडस वैली तक, हर एक जगह पे उनका कब्जा हो रखा था। बहुत ही पावरफुल थे वो जो तैमूर। द रेड इंटू इंडिया वॉज ए प्लंडरिंग रेड। इंडिया में उन्होंने जो रेड किया था, यहाँ पे आधिपत्य जमाने के लिए उन्होंने रेड नहीं किया था, वो प्लंडरिंग करने के लिए। क्योंकि तभी वो जो तुर्क आ रहे थे, या फिर अफगान गजनी थे, खुरासान थे, ये सब ना यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे। वो सब अब यहाँ से प्लंडरिंग करके जितने सारे वेल्थ होता था, ट्रेजरी होता था, उसको सब लूट पाट के लेकर अपने जगह पर जाकर वहाँ पे खर्च कर रहे थे आर्मी के साथ, आर्मी के लिए पर्टिकुलरली। क्योंकि बहुत सारी जगह को कैप्चर करने के लिए ना एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए होता है, और आर्मी तभी मेंटेन हो पाएगी अगर उनको अच्छी खासी देखभाल कर सके, अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके, और इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसी वजह से वो बहुत सारी जगह प्लंडरिंग कर रहे थे। उसके बाद
motive was to seize the wealth accumulated by the Sultan of Delhi over the last 20 days. सुल्तान ऑफ दिल्ली जिन्होंने बहुत ही रिच थे क्योंकि बहुत सारे जगह प्लंडर कर रहे थे, ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा खासा हो रहा था सुल्तानेट की पीरियड से, तो 200 ईयर में जितने सारे वेल्थ उन्होंने जनरेट किया था वो सबको प्लंडरिंग करना तैमूर का मोटिव था। तो ड्रेन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी एटसेट्रा फ्रॉम इंडिया, ये सब वो लूट पाट के ले गए अपने साथ। ही ऑल्सो टूक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्टिसंस, बहुत सारे इंडियन आर्टिसंस तो थे उनको भी उन्होंने साथ ले गए, जो कि उनके जितने सारे बिल्डिंग्स है उतने सारे कैपिटल है वह उसको सजाने में, बिल्डिंग बनाने में उनको मदद करने के लिए वो अपने आर्टिसन को भी साथ में ले गए। उनका कैपिटल था समरकंद। ठीक है। तैमूर्स इन्वाजन मार्क द एंड ऑफ द फेज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूल बाय द दिल्ली सुल्तानेट। तैमूर इन्वाजन होने के बाद दिल्ली सुल्तानत की जो स्ट्रॉन्ग फेज चल रही थी वो कहीं ना कहीं एंड हो रही थी। ठीक है। तो इसके साथ उसके बाद कौन सी डिनास्टी आती है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इंडिया को, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही लेंदी हो चुका है वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना भी मैंने प्रोवाइड किया है बहुत ही डिटेल्स में अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया है, तो मुझे लगता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है वीडियो आपके लिए। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को कमेंट एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।